नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 की प्रश्न वाली एक वास्तविक संख्याएं, उसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। प्रश्न वाली का नाम है प्रश्न वाली एक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है वह संख्या जिसमें परिमेय व अपरिमेय संख्या दोनों होती है, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्याओं से बनी होती है? एक तो परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। यह हो गई परिमेय संख्या, इधर हो गई क्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर पहली संख्या आती है, परिमेय संख्या में होती है, पहली हम लेंगे प्राकृत संख्या होती है इसमें, दूसरी पूर्ण संख्या होती है, तीसरी पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या होती है 1 से लगा के अनंत तक, पूर्ण संख्याएं होती है 0 से लगा के अनंत तक, और पूर्णांक संख्याएं होती है माइनस अनंत से, जैसे माइनस डॉट 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 -3 -2 -1 1 2 3 4 ऐसे, उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी होगी? प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या शामिल होगी। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर नॉट इक्वल 0। और एक ये होती है कि इसमें p और q, p व q पूर्णांक होना जरूरी होता है, तभी परिमेय होगी। p व q पूर्णांक होना जरूरी होता है, इसलिए परिमेय संख्याएं होगी। तो अपरिमेय संख्याएं के अंदर क्या होता है? जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे उदाहरण √2, √3, √5, √7 डॉट 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 पाई भी इसमें सम्मिलित होती है। तो ये होती है अपरिमेय संख्याएं। जैसे मान लो 2.0101 अनंत तक चलता जाए, डबल जीरो लग जाए यहाँ पर, फिर बाद में 3 जीरो लगता रहे, तो ये होती है अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद में अपरिमेय और परिमेय दोनों से क्या बनी होती है? वास्तविक संख्याएं बनी होती है, तथा एक इसमें होती है भिन्न वाली संख्याएं भी, उसे बोलेंगे भिन्न संख्या। जैसे मान लो 3/4, 5/7, 6/11, ये संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्या के अंदर सम्मिलित होती है। दशमलव की संख्याएं भी इसी में होती है, दशमलव की संख्याएं 3.2, 2.4, 3.6 आदि, ये भी इसी में सम्मिलित होती है। वास्तविक संख्या, इसकी परिभाषा मैंने देखो बिल्कुल सेपरेट में लिख दी है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जो मैंने भी बताया था पहले। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। q नॉट इक्वल 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। √2 उदाहरण के लिए, √3, √5 और पाई। अब पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, वो क्या होती है? परिमेय संख्या। क्यों होती है? क्योंकि 22/7 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये पाई का मान होता है जो 22/7 होता है ना, वो होता है परिमेय संख्या। और जो केवल पाई होता है वो होता है अपरिमेय संख्या, जिसका मान 3.14,
डॉट 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 चलता रहता है, खत्म नहीं होता है। बाद में हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.1, जिसका नाम है आधार अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य गुणनफल के रूप में जा सकता है व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो भाज्य संख्या मैंने ले ली 50, एक भाज्य मैंने 10 ले ली, भाज्य मैंने ले ली 12, जिसमें एक मैंने ले ली 15, एक मैंने ले ली 45। तो 50 को मैं पहले क्या लिख सकता हूँ कि 25 को गुणा करेंगे 2 से, 25 के फिर फैक्टर क्या होंगे 5 गुणा 5। देखो 5 अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, तो एक अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या हो गई 5, अपने पास 5 हो गया अभाज्य, ये 2 भी हो गया अभाज्य। 12 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 गुणा 6, अब 6 के करेंगे तो 3 गुणा 2 हो गया इसका, तो ये 3 और 2 ये भी क्या है अभाज्य गुणनफल है। 15 को जैसे मैंने लिखा 3 गुणा 5, तो 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। 45 को मैंने लिखा 15 गुणा 3, फिर हम 15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 5 हुआ, ये भी क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये अपनी हो गई प्रमेय 1.1 गणित की आधारभूत प्रमेय से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ के अंदर हम जैसे मान लो कि 120 और 240 का एचसीएफ निकालना है, तो पहले इनके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 120 का फैक्टर वही करना है जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में बोला था कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले भाग देंगे 2 का, 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जा रहा है तो 5 का, फिर बाद में 7 का, फिर बाद में 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 23 का, फिर 29 का। इसी प्रकार से जो भी अभाज्य संख्याएं होगी आगे उन्हीं का भाग देना है। तो 120 में पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देने पर 60 हो रहा है, फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 के अंदर 2 का भाग देंगे 15 बार गया, फिर 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा था, अगली संख्या कौन सी है 3, 3 का भाग लगाएंगे इतनी बार गया, 5 बार गया, यहाँ पर फिर 5 का लगाएंगे 5 के अंदर तो 1 बार गया। तो अपने को ऐसे लिखना है कि 120 के जो गुणनखंड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 की घात कितनी है 1 2 3, 2 की घात 3 हो गई, और 3 गुणा 5 ये इसके क्या हो रहे हैं गुणनफल हो रहे हैं अभाज्य गुणनफल। ये हमने निकाला है आधारभूत की प्रमेय से। उसके बाद में एक 240 है, तो 240 के हम फैक्टर करेंगे इधर, तो 240 यहाँ लिखेंगे, 2 का भाग लगाया तो यहाँ 240 के हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग लगाया 24 में यहाँ 0 आ गया। उसके बाद में फिर 2 का लगाया यहाँ 60 हो गया, फिर 2 का लगाया यहाँ 30 हो गया, फिर 2 का लगाया तो यहाँ 15 हो गया, फिर 3 का लगाएंगे तो कितनी बार गया 5 बार, फिर 5 का लगाएंगे तो यहाँ 1 बार गया। तो इन दोनों के क्या लिखेंगे गुणनखंड सामने लिखेंगे। 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 हो गई गुणा 3 गुणा 5। अब देखना है उभयनिष्ठ बिंदु एचसीएफ के अंदर होता है कि उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ संख्या क्या होगी। तो जैसे मान लो कि यहाँ 2 की पावर 3 आ रही है, यहाँ 2 की पावर 4 आ रही है, छोटी घात क्या है 2 की घात 3 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एचसीएफ 120 240 बराबर 2 की पावर छोटी घात लेनी है, उभयनिष्ठ छोटी घात 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर है तो हमने 3 की पावर 1 ले ली, यहाँ 5 एक बार है तो यहाँ पे 5 हमने एक बार ले लिया। ऐसे करना है। देखो 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ 2 ले लिया, एक बार 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 बार 2 है तो मैंने यहाँ 2 की पावर 3 ले ली, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पर भी 3 एक बार है तो मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे भी 5 एक बार है, यहाँ पर 5 एक बार है, कॉमन है तो 5 ले लिया। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे फिर इसको 5 से गुणा करेंगे, 8 या 24, 24 को 5 से गुणा करने पर क्या आ रहा है 120। तो इसका एचसीएफ क्या आ रहा है 120 और 240 का एचसीएफ आ रहा है 120। ये तो हो गया अपने एचसीएफ। अब हम उसके बाद में देखेंगे एलसीएम। जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम छोटी घात लेते हैं, किसी भी संख्या की छोटी घात। जैसे यहाँ पर 2 की घात 4 थी इस साइड, तो इस साइड थी 2 की घात 3, तो हमने छोटी घात ली 2 की घात 3, और 3 एक बार है तो हम यहाँ पर 3 एक बार लिया हमने, 5 एक बार है तो 5 एक एक बार लिया। तो एचसीएफ के अंदर छोटी घात लेनी है और एलसीएम है उसके अंदर क्या लेनी है बड़ी घात लेनी है। तो हमने 120 के गुणनखंड क्या लिखे थे
2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5। 120 के तो हमने ये लिखे थे, और 240 के हमने लिखे थे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। मैंने क्या बोला, एलसीएम निकालने पर बड़ी घात लेते हैं, तो बड़ी घात इसमें क्या है, 2 की घात 4 है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम 120 और 240 का एलसीएम होगा कि 2 की घात 4 होगा, 3 यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो एक बार तो लेना ही है, 5 यहाँ भी एक बार, यहाँ एक बार, तो घात अधिकतम एक ही है, तो 5 ले लिया। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 को हम 3 से गुणा करेंगे और उसको 5 से गुणा करेंगे, 16 48 होते हैं, 48 को 5 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 48 240, इसको गुणा करने पर आ रहा है 240। तो अपनी एलसीएम 120 और 240 संख्याओं का होगा 240। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो हम किससे निकाल रहे हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से ही निकाल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में भी आया था, कि संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात अगर हम n करें तो अंक शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि 4 की घात n, जहां n क्या है अपने पास प्राकृत संख्या है, यानी कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक होती है, जो मैंने पहले बताई थी। अब यहाँ पे अगर n का मान रखेंगे 1, तो जैसे ही हम n का मान या 1 रखेंगे तो 4 की घात 1 बराबर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, तो अंतिम अंक क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। उसके बाद 4 की घात 2 करेंगे तो 16 हो रहा है, तो भी पीछे अंक आ रहा है 6, यानी कि शून्य तो नहीं आ रहा है। फिर यहाँ करेंगे n का मान रखेंगे 3, तो 4 की पावर क्या हो रही है, 3। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो ये अंक किस पे खत्म हो रहा है, 4 पे। तो जो भी घात लगाएंगे, जैसे मान लो प्राकृत संख्या 1 2 3 4, तो पीछे शून्य तो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम जैसे ही 4 के फैक्टर करेंगे, तो 4 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 से पीछे जीरो नहीं आ सकता। जीरो कब आ सकता है, जब मान लो 2 गुणा 5 के रूप में गुणनखंड के फैक्टर हो, क्योंकि 2 को 5 से गुणा करने पर 10 आ रहा है, तो पीछे अंक क्या आएगा, 0। तो यहाँ 4 के गुणनखंड क्या बन रहे हैं, 2 गुणा 2 बन रहे हैं, तो 2 गुणा 2 2 गुणा 5 का रूप नहीं है ना, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 4 की घात n केवल 2 का ही गुणज है, ना कि 2 गुणा 5 का गुणज है। अगर 2 गुणा 5 का गुणज होता तो ये घात शून्य पर समाप्त होती, तो ये घात शून्य पर समाप्त नहीं होगी। और ये उदाहरण नंबर 1 है। आगे उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 वो आगे पढ़ेंगे, और कल से 1.1 स्टार्ट करेंगे।